हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं अली आबिद। आप सबको आज सुबह मुबारक हो। और बहरहाल आज का दिन जो है वो कुछ इस हवाले से भी अहम है कि आज 27 दिसंबर है और तारीखी एतबार से पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी शख्सियत को आज खोया था। लेकिन बहरहाल सबा अगर अभी थोड़ी लाइटर मोड में बात करें तो आज सुबह मौसम कराची का थोड़ा मुझे लगता है ठंडा हो गया। हाँ, मौसम एक बार फिर से ठंडा हो गया है। लेकिन अली वो वाली जो ठंड है ना कराची में, जिसके बारे में हम तड़प रहे होते कि यार इतनी सर्दी पड़े, ज़ालाबारी हो, ओले हो, लेकिन वो चीज़ नहीं है। कड़ाके की सर्दी जो है ना वो नहीं हो रही है। 1-2 दिन ही हुई थी तो हम इतने खुश हो गए थे कि हम लाहौर वालों को कह रहे थे कि जी कराची आइए और सर्दी का मजा लीजिए। सोशल मीडिया पे तो कराची वाले कह रहे थे अब हम भी ओले वाले हो गए। हाँ, अब हम भी ओले वाले हो गए। लोगों ने पिक्चर्स जो है वो पोस्ट की हुई थी। खैर जनाब, आज है 27 दिसंबर और बुध है। और 27 दिसंबर की एक ऐसी ही शाम पाकिस्तान की तारीख में सियाबाब बनकर आई जब पाकिस्तान की बतौर मुस्लिम खातून पहली वजीर आजम को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। और इस खबर ने पूरी दुनिया में ही तहलका मचा कर रख दिया। जहां हर पाकिस्तानी का दिल रो रहा था, हर शख्स गमज़दा था, वहीं बेनज़ीर भुट्टो शहीद के जो नाकदीन हैं, सियासी इख्तिलाफ राय रखने वाले लोग हैं, वो भी काफ़ी गमज़दा थे और इंतहाई मजम्मत कर रहे थे इस सानिया की, इस वाक़े की। वहीं आज के दौर के साबिक नाअहल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के भी आंसू निकल आए। लेकिन अगर बात की जाए और इस सानिया को ओवरऑल देखा जाए तो इसकी तहकीकात के हवाले से मामलात अब भी जूं के तू हैं। और पीपल्स पार्टी जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की क़यादत में एक दफ़ा उभरी थी, एक दफ़ा दोबारा से उसने स्टांस लिया था और एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी, वो आज उसकी जो सूरत हाल है वो कुछ डगमगाती हुई नजर आती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को पाकिस्तानी और दुनिया भर में इसको एक सानिया कहा जाता है, इसको एक अलमिया कहा जाता है, क्योंकि जब उनकी असैसिनेशन की खबर आई थी तो बैनुल अक़वामी मीडिया जिस तरीके से इसको रिपोर्ट कर रहा था तो अली कोई चैनल ऐसा नहीं था जो उनकी असैसिनेशन के हवाले से खबर नहीं दे रहा हो। हमारे यहाँ जो एंकर्स बैठे हुए थे उनसे जब हमारी बात होती है तो वो कहते हैं कि हमें ऑन कैम ये खबर पढ़ते हुए बड़ी वहशत हो रही थी, यकीन नहीं आ रहा था कि मोहतरमा की जो है असैसिनेशन हुई है। कई लोग तो ऐसे भी थे जो रोने लगे थे और बड़ी मुश्किल से बहुत से लोगों ने अपने जज्बात पर काबू पाया था। और अगर हम 27 दिसंबर 2007 की बात करें, ठीक आज से 10 साल पहले, तो जैसे कि नाज़रीन आप लोगों को पता भी होगा कि उस दिन तकरीबन 1 घंटा कबल जब बेनज़ीर पर हमला किया गया था, उससे 1 घंटा कबल मियां नवाज शरीफ की रैली पर भी फायरिंग की गई थी। और ऐसा हो सकता था कि ये दिन बहुत ज्यादा बड़ा सानहा रोनुमा कर सकता था। लेकिन बहरहाल मियां नवाज शरीफ खुशकिस्मती से महफूज रहे थे उस फायरिंग में। लेकिन ठीक 1 घंटा या सवा घंटे बाद हमने देखा कि बेनज़ीर ने जब अपना जलसा रावलपिंडी में ख़त्म किया लियाकत बाग में, तो फिर वो जब बाहर निकली तो उन पर फायरिंग भी की गई, एक खुदकुश हमला भी किया गया और वो इससे दारिफानी से कूच कर गई, शहीद हो गई। बहुत बड़ा नुकसान था। और बेनज़ीर के बारे में कहा जाता था कि वो पाकिस्तान में चारों सूबों की जंजीर हैं। वो जब खड़ी हो जाती थी तो इंतहाई, एक तो उनकी गरजदार आवाज़ थी, शख्सियत उनकी बड़ी शानदार थी, तो पूरे पाकिस्तान को उन्होंने अपनी मुट्ठी में जो है वो समोया हुआ था। और सबब खवातीन तो बहरहाल उनसे ज़्यादा एसोसिएट रहती थी, क्योंकि तो बात यह है कि वो खुद भी खातून थी। लेकिन उनकी क्वालिटी ये थी कि उनकी लीडरशिप में मर्द हजरात भी जो है बड़ा कंफर्टेबल फील करते थे। अमूमी तौर पर, चूंकि मैं खुद भी मर्द हूँ, तो अमूमी तौर पर हमारा माशरती रवैया ऐसा होता है कि हम खवातीन की क़यादत को कबूल नहीं कर पा रहे होते। लेकिन बहरहाल बेनज़ीर के अंदर एक ऐसी करिस्मेटिक पर्सनैलिटी छुपी हुई थी। बिल्कुल, उनकी पर्सनैलिटी के लिए कई शेड्स थे। इंतहाई जो करिस्मेटिक उनकी पर्सनैलिटी थी, लीडिंग क्वालिटीज उनके अंदर थी। पार्टी को कैसे इंटैक्ट रखते हैं, बैनुल अक़वामी मीडिया को कैसे जवाब देना है, अंदरूनी और बैरूनी मामलात पे कैसे रिएक्ट करना है। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो है वो कौम का असासा थी। चाहे उनसे लोग सियासी इख्तिलाफ राय रखें, चाहे उनकी पॉलिसीज से आप इख्तिलाफ रखें, लेकिन अगर उनकी पर्सनैलिटी को देखा जाए तो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि आज भी इंटरनेशनल मीडिया उनको याद करता है कि अगर पाकिस्तान की तारीख में ये सानिया नहीं होता और एक सिंसियर क़यादत उनके सरबराही में दोबारा से पाकिस्तान को मिलती तो हालात कुछ डिफरेंट हो सकते थे। क्योंकि इस दफ़ा ये कहा जा रहा था कि जब मोहतरमा वापस आई थी पाकिस्तान तो उनके कुछ विजन थे, कुछ पॉलिसीज़ थी और वो अपनी पॉलिसीज़ में, जो कि वो उनकी पीपल्स पार्टी के हवाले से नहीं थी, कुछ तब्दीली करना चाहती थी और बेहतर जो है पॉलिसी लाना चाहती थी। 2018 में या 2013 के जो इलेक्शंस थे उसके लिए वो पॉलिसीज बड़ी मौसम साबित होती है। याद भी होगा कि आने से पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब दुबई में मीडिया टॉक की थी तो कहा था
कि मैं इस बार जब इख्तिदार में आऊंगी तो वो जो पुरानी गलतियां थी उनका अजाला करूंगी, सदेबाब करूंगी और एक बेहतर तर्ज हुक्मरानी कायम करूंगी। बहरहाल अगर हम बात करें मौजूदा सियासी सिनेरियो की भी बात करें सबा, तो उसमें हमें ये नजर आता है कि आजकल हम देखते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए हैं। बेनजीर साहिबा की सियासी शख्सियत हो या फिर उनकी सियासी जिंदगी हो, वो कभी भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं जाती थी, आखिर हद तक डिबेट करती थी, बात करती थी। और उनकी जो सियासत थी उसके अंदर सबसे मेन जो बात थी, जो मेन की थी, वो ये थी कि मोहतरमा कंसेंसस की जो है वो सियासत करती थी, जिस बात के लिए वो पूरी दुनिया में जानी और मानी जाती थी। खैर, मोहतरमा की शहादत के हवाले से, उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से और अब मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में जो पीपल्स पार्टी कर रही है उसके हवाले से भी आप आपको अपडेट करेंगे। लेकिन पहले बढ़ते हैं हमारी आज की टॉपिक। तो इस वक्त जंग मेरे पास मौजूद है और जो सबसे अहम लीडिंग स्टोरी है वो इमरान खान के हवाले से है। कल लाहौर में ताहिरुल कादरी के साथ उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग हुई और काफ़ी अरसे से हम न्यूज़ में भी सब ये सवाल करते हैं तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ कायदीन से, मुख्तलिफ जो टॉक शोज़ हैं उसमें ये सवालात होते हैं। खुद इमरान खान से मुसलसल सवाल होता रहा है कि ताहिरुल कादरी ने जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से हाथ मिला लिया है, मुफाहमत कर ली है और आसिफ अली जरदारी ने भी उनके हाथ पर सियासी बैत कर ली है। तो अब आने वाले वक्तों में चूंकि पीटीआई और पीपल्स पार्टी दरिया के दो कोने हैं और मुसलसल पीटीआई के कैंप की जानिब से पीपल्स पार्टी के खिलाफ गोलाबारी का सिलसिला जारी रहता है, तो क्या अगर ताहिरुल कादरी एक ऐसी टेबल लगाते हैं कि जिधर 3 कुर्सियां रखी जाती हैं, बीच में वो खुद बैठते हैं, इधर वो आसिफ अली जरदारी को बिठाते हैं, तो इस साइड पे इमरान खान बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? मुसलसल सवाल हो रहा था, हम भी करते थे, बल्कि मैं भी करता था, सब आपने भी बहुत ये सवाल किए हैं। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जाता था कि बहुत मुश्किल है, हम किसी सूरत ऐसी कुर्सी पे नहीं बैठेंगे जिस कुर्सी पर आसिफ अली जरदारी भी बैठे हों। लेकिन कल इमरान खान ने कह दिया है कि अगर ताहिरुल कादरी इंसिस्ट करेंगे तो शायद हम बैठने के लिए तैयार हो जाएं। बल्कि इमरान खान ने कहा कि बल्कि मैं बैठ भी सकता हूं। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली हुई है पीटीआई की सियासत। अच्छा, डेवलपमेंट तो बहुत बड़ी हुई है और इसी हवाले से इमरान खान साहब के सियासत के हवाले से अगर बात की जाए तो पहले आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की बात कर रहे थे, तो ये इमरान खान की सियासत में बहुत ज्यादा देखा गया है कि वो हर चीज के पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जाते हैं और उसके बाद फिर जब वो आगे जाके अपना स्टांस चेंज करते हैं तो उसके सम्राट जो भी हों, लेकिन बहरहाल वो यू टर्न की सियासत कर लेते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है कि ये मुसलसल उनके ऊपर इल्जाम लगता है कि जी इमरान खान साहब यू टर्न ले लेते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको भी कल की जो उनका बयान है उसको भी आप यू टर्न कंसिडर कर सकते हैं। और फिर देखना ये है कि अब जो तब्दीली आने वाली है, चाहे सानिया मॉडल टाउन का वाकया हो, आपने बात की जरदारी साहब के हवाले से, तो वो अब आकर उन्होंने यहाँ पर इत्तेहाद का मुजाहरा किया है ताहिरुल कादरी से। तो अली, ये इत्तेहाद का मुजाहरा जब भी किया जा सकता था, जब ये सानिया पेश आया था, तब भी वही पाकिस्तानी थे जिनके कत्ले आम के हवाले से इंसाफ की बातें हो रही थी। अच्छा, कल एक और डेवलपमेंट भी हुई है और वो डेवलपमेंट ये थी कि मरियम नवाज ने कल बड़ा जबरदस्त जो है वो खिताब किया और साथ साथ नवाज शरीफ ने भी खिताब किया है। और एक चीज़ जो वहाँ पे उस पूरे खिताब में मैं नोटिस करी थी, उसमें अली बड़ी आपको सुन के हंसी भी आएगी, हैरत भी होगी और बड़ी अजीब सी बात है कि मुझे क्यों निकाला के बाद अब एक और जुमला दे दिया है नवाज शरीफ साहब ने, और वो है कि जी उनकी जो ऑफशोर कंपनी है वो तो हलाल है लेकिन हमारी जो ऑफशोर कंपनी है वो हराम है। तो अब ये हलाल और हराम ऑफशोर कंपनी भी आ गई है। इनडायरेक्टली अदलिया को उन्होंने टारगेट किया है कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। बहुत से तजियाकार अब ये भी कह रहे हैं कि जो मुझे क्यों निकाला है, ये शायद नून लीग का आने वाले वक्तों में स्लोगन बन जाए और इलेक्शन का जो टेम्पो जब बनेगा तो उस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी स्लोगन की मांग होगी तो वो शायद मुझे क्यों निकाला, क्योंकि बहरहाल ये मुस्लिम लीग नून का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और वो अपनी जानिब हक बजानिब है। अदलिया जो कहती है, चीफ जस्टिस मुसलसल कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। चीफ जस्टिस से मुझे याद आया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के हवाले से मैं बात करूंगी कि म्यू अस्पताल का उन्होंने जब से दौरा किया है तो बहुत सारे सियासतदान उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कल उन्होंने बड़ी जबरदस्त जो है वो खबर लगाई। उन्होंने कहा जी म्यू अस्पताल का दौरा मैंने इसलिए नहीं किया कि हम कोई सियासत करना चाह रहे हैं या डराना चाह रहे हैं, म्यू अस्पताल का दौरा मैंने इसलिए किया है कि हमारे बच्चों का मामला है और लोगों की जिंदगियों से ना खेलें। उन्होंने रिपोर्ट भी तलब की है पंजाब हुकूमत से कि आपने कितने हॉस्पिटल बनाए, कैंसर के लिए कौन सा हॉस्पिटल बनाया, और साथ साथ बड़े इनएक्शन है सेहत के मामलात पे, क्योंकि जहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि जी अगर इमरान खान साहब ने दरख्त लगा दिए और अगर नून लीग ने जो है मेट्रो शेट्रो बना दिए तो हम तो सेहत के मामले पे काम कर रहे हैं। हैदराबाद में NICVD बनाया। तो कल एक बड़ी स्टोरी ये थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इनएक्शन है और सेहत के मामलात के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया। ये लीडिंग स्टोरी जो मियां नवाज शरीफ ने कल खिताब किया और जैसे कि हमने मरियम नवाज साहिबा के कभी जिक्र किया, उन्होंने भी वहां पर खिताब किया था, उसमें तमाम ही अखबार, डॉन हो, जंग हो, एक्सप्रेस हो, बिजनेस रिकॉर्डर हो, कोई भी हो, सब के सब हम देख रहे हैं कि जो है वो लीडिंग स्टोरी मियां नवाज शरीफ के हवाले से जो है बना रहे हैं। और जैसे कि मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया था ना
कि बेनजीर साहिबा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं जाती थी। तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त जितने भी सियासतदान हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले जाते हैं। गो के फिर वो थोड़ा यू टर्न लेते हैं, पीछे आते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाते हैं। जैसे कि मियां नवाज शरीफ के हवाले से जंग ने लीडिंग स्टोरी लगाई है। उन्होंने कल कहा कि मेरे खिलाफ फैसले के बाद तरक्की बंद हो गई है, ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो गए हैं, स्टॉक मार्केट जो है वो गिर गई है, 16,000 पॉइंट्स वो कहते हैं गिरी है। तो कल ये सवाल मुसलसल हुआ कि मियां साहब आप जरूर चले गए, सोशल मीडिया पर भी ये सवाल हुआ, लेकिन बहरहाल आपकी हुकूमत मौजूद है। गो के आपका मौक़िफ़ अपनी जगह, आप कहते हैं मुझे गलत निकाला, वो आप अदलिया में साबित करें, अपने लोगों में साबित करें, अवाम में जाएं साबित करें, लेकिन बहरहाल ये जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं जब से गया हूं उसके बाद से हमारी मईशत गिरी है, तो बहरहाल हुकूमत अब भी आपकी है, इंतजामिया अब भी आपकी है, पंजाब में भी आप ही की हुकूमत है, विफाक में भी आप ही की हुकूमत है, बलूचिस्तान में भी आपकी हुकूमत। बिल्कुल, बलूचिस्तान में भी इन्हीं की हुकूमत है। और जो जिस अदलिया को ये टारगेट करते हैं, जिस नैब कोर्ट को ये टारगेट करते हैं, तो मेरे ख्याल में जब जुडिशल एक्शन हो रहा था तो आप रिफॉर्म्स कर रहे थे, तो इन अदालतों का भी आप रिफॉर्म कर देते ताकि आपको इंसाफ के बेहतरीन तकाजे मैसर आते अगर आप इनको टारगेट करते। तो खैर जनाब, जो ओवरऑल मौजूदा मुल्की सूरत हाल चल रही है वो हमने आपको बताया कि क्या जो है वो तनकीद का सिलसिला जारी है और किस तरीके से सियासतदानों का स्टांस होगा। अब हम बढ़ेंगे मुख्तलिफ शहरों की जानिब, जिसमें सबसे पहले हम रुख करेंगे लाड़काना का, और लाड़काना में जो हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं वो हमें अपडेट करेंगे वहाँ की सूरत हाल से। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 10वीं बरसी है आज, इस हवाले से लाड़काना में जो है हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और वहाँ पर कुरान ख्वानी का सिलसिला भी जारी है और साथ ही जियालों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो एहसान जुनेजो जो है वो अपडेट करेंगे। तो एहसान बताइएगा, आज बड़ा अहम दिन है सिंध की सियासत के हवाले से भी, मुल्की सियासत के हवाले से भी। आज से ठीक 10 साल पहले हमने देखा था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद कर दी गई थी रावलपिंडी में। आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। इस वक्त क्या मनाजिर हैं? कुरान ख़वानी का सिलसिला शुरू हो गया। जी, साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 10वीं बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। कुरान ख्वानी से, मज़ार में कुरान ख्वानी से जो है बरसी तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया है। उसके साथ जो कारकुनों के आमद का सिलसिला है वो भी बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। सुबह सवेरे से ही कारकुनान आना शुरू हो गए। मज़ार के जो है 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर दूर जो है वो पार्किंग एरियाज बनाए गए हैं, जहाँ से कारकुनान जो है वो काफिलों की सूरत में बैनर हाथों में उठाए और नारे लगाते हुए मज़ार की जानिब बढ़ रहे हैं। और मज़ार में दाखिल होने से पहले कल रात ही एहसान पहुंच गए थे। अभी ये बताइएगा, कोई जलसा भी होना है आज या सिर्फ कुरान ख़वानी होनी है? जी, अभी तो कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और मज़ार पर हाजिरी का सिलसिला भी जारी है। दोपहर जो 1 बजे जलसे का बाज़ाब्ता आगाज़ होगा, जैसे जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी और दीगर मरकजी और सूबाई रहनुमा खिताब करेंगे। उसके साथ जो है सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो इंतहाई सख्त कर दिए गए हैं। यहाँ पर 7,000 जो है वो पुलिस अफसरान और पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। जो लोग मज़ार के अंदर दाखिल हो रहे हैं उनको जो है 3 मकामात पर सर्च के ठीक है। जो लाड़काना की सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और कहा जा रहा है कि चेयरमैन बिलावल दारी, आसिफ अली जरदारी और मरकजी क़यादत, जैसे कि हमेशा की तरह उनकी एक रिवायत है कि जब बरसी के बाद वो खिताब करते हैं और उसमें फिर अगला जो उनकी पार्टी का लाहेअमल होता है वो तय करते हैं। अच्छा, वैसे ये भी देखा गया अली कि जब भी ये खिताब करते हैं बीबी भुट्टो शहीद की बरसी के ऊपर, तो कोई ना कोई एक ऐसी इंपॉर्टेंट लाइन या कोई ना कोई एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात जरूर कह जाते हैं जो आगे आने वाले 6 महीने की सियासत के लिए जो है ना भारी पड़ती है और उसके ऊपर डिस्कशन भी चलती रहती है और इनकी सियासत के हवाले से, लेकिन बहरहाल वो एक पॉलिटिकल जलसा हो जाता है और उसमें जब आसिफ अली जरदारी खिताब करते हैं तो खूब जो है वो गरजते हैं, बरसते हैं। जिससे भी उस वक्त उनकी मुखासमत चल रही होती है तो उस पर बड़ा जबरदस्त तनकीद का जो है वो निश्तर बरसता है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम अगला रुख कर रहे हैं कहाँ पर? वफाकी दारुल हुकूमत की जानिब, और इस्लामाबाद में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वसीम रज़ाक। और वसीम रज़ाक जो है हमें क्या बता रहे हैं इस्लामाबाद के शहर से। बताइए वसीम रज़ाक, क्या एक्टिविटीज़ हैं आज? अगर वफाकीदार बात करें, सबसे पहले बात करेंगे जो अदालतें हैं उनकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रूटीन के जो मुकदमात हैं उनकी समाअत होगी। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल एक निजी यूनिवर्सिटी में सेमिनार में शिरकत करेंगे। इसके अलावा बेनज़ीर की जायज़ शहादत है जो लियाकत बाग, वहाँ पर आज शाम को पीपल्स पार्टी के जो लोकल यहाँ पर कारकुन है, जहाँ पर जो नुमाइंदगान है उनकी जानिब से यहाँ पर आज चरागा किया जाएगा। वहाँ पर आज यहाँ लियाकत बाग में एक जलसे का भी एहतमाम किया गया है। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल एक सेमिनार में शिरकत करेंगे
इसके साथ साथ जो अल्लामा नासिर अब्बास हैं उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज F6 में की जाएगी। इसके अलावा जो सेनेट और कौमी असम्बली की मुख्तलिफ कमेटियाँ हैं वो भी आज जो है कौमी जो पार्लियामेंट हाउस में आज मुख्तलिफ किस्म की जो कमेटियाँ हैं वो भी होंगी। अगर बात करें वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के मौसम का, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम है इंतहाई खुशगवार हो चुका है। यहाँ पर बादल और सूरज की जो आंख मचोली है वो कई रोज से जारी है, लेकिन बारिश का इम्कान है वसीम? बारिश का ताहाल अभी कोई इम्कान नहीं है, लेकिन बादल और जो सूरज है उनकी आंख मचोली पूरा दिन जारी रहती है। कभी धूप और कभी छांव का जो मंजर है वो जो पहाड़ों की दिलकशी है उसको और ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि इस्लामाबाद के जो पूरे इस्लामाबाद को पहाड़ों को ने तीन तरफ से घेरे में ले रखा है। और यहाँ पर जो मुख्तलिफ किस्म की जो फैमिलीज हैं वो भी मौसम को एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ जो एंजॉय जरूर कर रहे होंगे फैमिली वाले। और अच्छी बात तो ये है ना कि इस वक्त विंटर सीजन चल रहा है, विंटर सीजन भी चल रहा है, तो बच्चों की जरा छुट्टी है, तो बच्चों को लेकर जो है वो पार्क से रुख कर रहे होंगे। बहरहाल वसीम, आपने हमें इस्लाम अपडेट किया, रिपोर्ट किया, आपका बहुत शुक्रिया। अब लाहौर का रुख कर लेते हैं। हुमा भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है और जरा लाहौर के हवाले से अपडेट्स लेते हैं। हुमा, बताइएगा पहले तो गुड मॉर्निंग, और जरा बताइएगा आज क्या खास खास इवेंट्स हैं? बिल्कुल, लाहौर में भी आज जिस तरह कल भी हम लोग देख रहे थे बहुत से इवेंट्स थे, और स्पेशली सियासी इवेंट्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आज भी लाहौर में इसी तरह सियासी इवेंट्स और सियासी एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी होंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज एलीट पुलिस ट्रेनिंग बेदिया रोड पर आज फर्स्ट बैच की तकरीब है और वो पास आउट हो रहे हैं, तो उनको आज एक असनाद और उसके साथ साथ मेडल्स वगैरह जो हैं वो दिए जा रहे हैं। आज वो तकरीब जारी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मरियम नवाज, जिनको हम लोगों ने कल बहुत ही जुमलेबाजी में देखा और बहुत ही गुस्से में देखा, तो आज हम लोग फिर उन्हें देखेंगे। आज फिर वो एक अच्छा, सोशल मीडिया पे तो ये चल रहा था सिर्फ मरियम ही नहीं गरजी, मरियम के अब्बू भी गरजे। यकीनन जब साहबजादी को गुस्सा इसी बात पर है ना, क्योंकि उनके अब्बू जी के बारे में बहुत सी बातें की गई हैं, तो बस जैसे ही अब्बू जी को गुस्सा आएगा तो बेटी को भी गुस्सा आएगा, बेटी को गुस्सा आएगा तो अब्बू जी। चले जी, दोनों गुस्से में थे कल और बड़ा जोश में खिताब किया है और तनकीद भी की उन्होंने। तो साथ साथ इमरान खान साहब ने भी कॉन्फ्रेंस की थी, तारुल कादरी के साहब, और तमाम सियासी जमातों की जानिब से तनकीद का सिलसिला जारी है। हुमा भट्ट लाहौर से अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक मरियम नवाज ने कहा कि एक नजरिया जमहूरियत होता है और एक नजरिया जरूरत होता है, तो मेरे ख्याल में नून लीग जो है वो अपनी डिक्शनरी में से किस किस तरीके से के अल्फाज लेकर आ रही है, जो मेरे ख्याल में बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के हैं। एक बात देखनी चाहिए कि हमारी सियासत में खवातीन लीडरशिप जो है वो काफी कम होती जा रही थी, लेकिन मरियम नवाज साहिबा जब से इन हुई हैं तो काफी हद तक जो है वो हमें लग रहा है कि अब उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज जाहिर होना शुरू हो गई हैं। और जैसे कि अभी एक हालिया सर्वे हुआ था, इंटरनेशनल सर्वे, उसमें मरियम नवाज साहिबा को दुनिया की 11वीं बासर तरीन खातून करार दिया गया। तो बहरहाल मरियम नवाज साहिबा ने अपने आप को असर्ट कराया है पाकिस्तान। और जब गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से पहली दफा उन्होंने एंट्री दी थी नैब कोर्ट के अंदर, तभी हम लोगों ने ये कह दिया था कि मरियम नवाज जो है वो लीडर बन गई हैं, तो नून लीग को बहुत बड़ा मुबारक हो। बिल्कुल जी, हाँ, हमारे बड़े रिसोर्सेज हैं। गुड मॉर्निंग आज ऐसे ही नहीं जो है ना खबरें फ्लैश जायचा बनाए थे या हाथ देगा था भाई, जराए थे। चले जनाब, जराए थे, जायचा था या क्या था, ये मैं और अली ब्रेक के लिंक में डिस्कस करते हैं। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त है ब्रेक का, कहीं जाएगा मत। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ये दिन जो है एक सियाह दिन के तौर पर आया, 27 दिसंबर, जिस दिन हमने हमारी एक ऐसी मुस्लिम खातून लीडर को खो दिया जिनमें तमाम क्वालिटीज मौजूद थी। उन्हीं के हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी की रहनुमा नाज बलूच ने। नाज साहिबा, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग टू आज। और ये भी बताइएगा कि आपने अभी हाल ही में पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है PTI छोड़कर। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 10 साल कबल जो है वो दारफानी से कूच कर गई थी, आपको ये पीपल्स पार्टी कैसी नजर आ रही है? और बेनजीर साहिबा के हवाले से भी बताइएगा, उनके दौर में आप पीपल्स पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकी, उनको कैसा समझती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ मेरी एक फैमिली की एसोसिएशन है और वाबस्तगी है। मेरे वालिद साहब फाउंडर मेंबर रहे हैं 1967 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो उन लोगों में से जिन्होंने पार्टी की बुनियादें रखी, तो जाहिर बात है एक फैमिली एसोसिएशन तो बहरहाल हमेशा से रही है। और एक इमोशनल अटैचमेंट की जहाँ तक बात करते हैं तो एज ए चाइल्ड व्हेन आई ग्रू अप, तो स्कूल्स कॉलेजेस के दौरान भी, उस दौर में भी मोहतरमा की स्पीचेस को एज ए चाइल्ड भी मैं सुना करती थी, बड़े शौक से सुनती
होती थी अच्छा। और उनसे इंस्पायर होती थी। तो ये तो ये आई थिंक उनकी ये एक खासियत थी कि हर उम्र के बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे भी उनको सुनते थे, कॉलेज गोइंग बच्चे भी सुनते थे। और जब हम बड़े हुए तो हमने उस दौर में मोहतरमा को, बिकॉज शी वाज वेरी यंग, शी वाज जस्ट 35 इयर्स जब वो वजीर आजम बनी पाकिस्तान की, तो वो खुद एक बहुत ही कम उम्र यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी, इसका एजाज उनको हासिल था। तो इंस्पायर तो वो बहुत करती, हमेशा उन्होंने इंस्पायर किया। और उनकी हर जो अपीयरेंस होती थी वो इतनी कैची होती थी कि मुलाकात हुई थी आपकी उनसे? नहीं जी, मेरी पर्सनली से, चूंकि मैं जो है उस वक्त सियासत में नहीं थी और मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की 2011 में और पीपल्स पार्टी में उस वक्त मैं दायरी बातें नहीं थी। तो अब जब मैं पीपल्स पार्टी में नाज बलोच, डेफिनेटली आपके फादर ने भी पीपल्स पार्टी को सर्व किया, आपके भाई भी पीपल्स पार्टी के साथ एसोसिएटेड हैं, अब आप भी पीपल्स पार्टी में वापस आ गई हैं। तो जहां पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पर्सनैलिटी को देखा जाए तो ओवरऑल उसके बारे में आपने बताया कि बचपन से ही आप इंस्पायर थी। अब अगर देखें उनकी लेगेसी में, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, आसफा भुट्टो जरदारी हैं, तो इनकी तमाम लेगेसी में आपको क्या लगता है कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जितनी भी एक शेड होता है, पर्सनैलिटी का शेड होता है, वो उनके कौन से बच्चे में जो है वो ज्यादा नुमाया है? देखिए, भुट्टो साहब की जो झलक थी वो मोहतरमा के अंदर जो है पाई जाती थी और लोग मोहतरमा में भुट्टो साहब को तलाश करते थे। इसी तरह आज हम बिलावल भुट्टो में और आसफा भुट्टो में और वख्तावर भुट्टो के अंदर मोहतरमा की झलक उनकी मिलती है, देयर थ्रू रिफ्लेक्शन। बल्कि जब आप उनसे मुलाकात करें, जो लोग मिलते हैं उनसे, तो वो पहली ही मुलाकात में बहुत इंस्पायर होते हैं। भुट्टो साहब की भी तो 4 औलादें थी ना, लेकिन जो बेनजीर की बात थी वो किसी में नहीं थी। तो इस हवाले से हम सवाल कर रहे हैं कि अब बीबी के 3 बच्चे हैं, तो आपको क्या लगता है वो लेगेसी सबसे ज्यादा किसमें नजर आती है आपको? एक आप पर्सनालिटी की बात करते हैं, एक ऑरा होता है एक पॉलिटिकल लीडर का, तो वो तो बहरहाल बिलावल भुट्टो में मौजूद है और वो एक ट्रू रिफ्लेक्शन मोहतरमा की। सारे बच्चे जो है आप देखें तो हर बच्चे के अंदर आपको मोहतरमा की झलक नजर आती है, लेकिन पॉलिटिकली अगर आप देखें तो बिलावल भुट्टो हैं, आसिफा भुट्टो हैं, दे आर वेरी मच कमिटेड। और बख्तावर भुट्टो भी बहुत कमिटेड हैं अपनी वालदा के इस मिशन के साथ। और बच्चे बहुत आगे, लेकिन बच्चे तो नहीं, अब तो माशाल्लाह दे आर द लीडर्स। वो उनके बच्चे जो है माशाल्लाह अब नौजवान क़यादत हैं पाकिस्तान की। और बिलावल भुट्टो की जो एक उनकी जो सोच है, उनकी जो फिलॉसफी और जो नजरिया है, उनकी जो तालीमी मयार है और उनकी जो सोचने का तरीकाकार है, वो मैं समझती हूँ। अच्छा नाज बलोच साहबा, जो पार्टी में बेनज़ीर भुट्टो का जो लॉस है वो तो डेफिनेटली कभी पूरा नहीं किया जा सकता, वो तो इरिप्लेसेबल है, उनको तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। शी वाज अ ब्रेव लीडर। लेकिन अगर देखा जाए मौजूदा जो सूरत हाल है पीपल्स पार्टी की और मोहतरमा के दौर में जिस तरह पार्टी इंटैक्ट थी या जिस तरीके के वो फैसले करती थी, तो अब आपको क्या लगता है वो जो 2007 की पीपल्स पार्टी थी और आज जो 2017 की पीपल्स पार्टी, इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, भुट्टो साहब की जब शहादत हुई तो उसके बाद आपने देखा कि एक रिवाइवल पार्टी का होते 1984 में पार्टी ऐसी हो गई कि वो जो है वो गैदर ही नहीं हो पा रही थी, इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी थी। इसी तरीके से जाहिर बात है पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप जो कि उस पार्टी को बनाती है, उसको स्ट्रक्चर बनाती है, उसको ऑर्गेनाइज करती है, अगर लीडरशिप ही रास्ते से हटा दी जाए तो फिर एक पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो उसको ओवरकम करना इतना आसान नहीं होता, उस चीज को ओवरकम करना इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। तो उससे बाहर निकल के फिर लेकिन ठीक है, लीडरशिप का खला जो है वो पुर करना कोई आसान काम नहीं होता और यकीनन बेनज़ीर साहिबा जिस पर्सनैलिटी की मालिक थी उनका खला तो बहुत ही मुश्किल है पुर करना। लेकिन बहरहाल हमने देखा कि उनकी शहादत के बाद पीपल्स पार्टी को इख्तिदार मिला 5 साल के लिए पूरे पाकिस्तान का, और अब पिछले 4-4.25 सालों से सिंध का मिला हुआ है। एक परसेप्शन है, जनरल परसेप्शन ये है कि बीबी की शहादत के बाद जो पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर थी वो फकत सिंध की जंजीर बनकर रह गई है। ये परसेप्शन जाहिल करने के लिए पार्टी की जो आला क़यादत है उसने कोई इक़दाम किए हैं, वो कुछ ऐसी प्लानिंग कर रही है कि आने वाले इलेक्शन में एक बार फिर इस परसेप्शन को गलत साबित किया जाए? जी देखिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आप ये अंदाजा कीजिए कि जो हालात थे और खुद मोहतरमा दहशतगर्दी का निशाना बनी, और उसके बाद आप देखें 2013 के इंतखाबात के अंदर पीपल्स पार्टी को फ्री हैंड नहीं दिया गया कि वो अपनी कैंपेन कर सके। जिन हालात का पीपल्स पार्टी को सामना था वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को उस चैलेंजेस का सामना नहीं था। तो इतने टफ हालात के अंदर कहीं कैंपेन नहीं की जाने दे रही थी, दिया जा रहा था, और जिस किस्म की धमकियां दे रही थी, जो थ्रेट्स हो रही थी, उनके
वो सिचुएशन बहुत मुश्किल सिचुएशन थी। बहरहाल पीपल्स पार्टी की अगर आप बात करें तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम है कि आज पाकिस्तान भर में लोग उससे जो है इससे अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट उनको मिल रही है। तो दिस इज हाउ यू केयर फॉर योर पीपल। इंटरनेशनली अच्छा जरा एक तकाबली जायजा बताइएगा, चूंकि आपने पॉलिटिकल लाइफ का आगाज जो है वो पीटीआई से किया है, पीटीआई के प्लेटफॉर्म से किया। आपने बताया भी कि 2011 से आपने पॉलिटिक्स से स्टार्ट की, अब आप पीपल्स पार्टी में हैं, तो खवातीन के हुकूक के हवाले से बताइएगा, आपको वो पार्टी ज्यादा बेहतर लगी या मौजूदा करंट पार्टी बेहतर? देखिए खवातीन के हुकूक तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना पीपल्स पार्टी के साथ, किसी का हो भी नहीं सकता, क्योंकि पीपल्स पार्टी की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर हो या पार्टी की चेयरपर्सन हो या फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर हो या फर्स्ट गवर्नर हो पार्टी की पाकिस्तान की, तो ये सारी खवातीन हैं जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही ये अपॉर्चुनिटी दी कि इन अहम फराइज पे आए। और फॉरेन मिनिस्ट्री भी अगर आप देखें तो फर्स्ट टाइम किसी वुमेन को फॉरेन मिनिस्टर पीपल्स पार्टी ने बनाया। तो पीपल्स पार्टी ने तो औरतों को एनकरेज किया। आज भी सिंध में डिप्टी स्पीकर आप देखें पीपल्स पार्टी ने दिया, उससे पहले नेशनल असेंबली में स्पीकर दी, फर्स्ट गवर्नर भुट्टो साहब के दौर में खातून थी राना लियाकत अली खान। तो ये सारी चीजें जो है पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा एक खवातीन के हवाले से डेफिनेटली पीपल्स पार्टी के अंदर कोई दो राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी के अंदर खवातीन जो है वो ज्यादा फाल किरदार अदा करती हैं, क्योंकि जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी वो पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की जो है पहली मुस्लिम खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थी। अगर उनकी लेगेसी में बात की जाए तो आसफा भुट्टो ज़रदारी की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से वो पोलियो की कैंपेन कर रही थी या जिस तरीके से लियारी जाकर वो विजिट करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को तो कहा ही जाता है कि वो आगे आने वाले दौर में जो है पार्टी की बागडोर संभालेंगे, लेकिन आसफा भुट्टो ज़रदारी के बारे में भी कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि आगे चलकर वो भी सियासत में आ सकती हैं, जैसे कि मरियम नवाज शरीफ के बारे में हमने सुना कि सिंध के पंजाब के वज़ीर आला के तौर पर, पंजाब के सीएम के तौर पर उनका नाम आया, तो आसफा भुट्टो ज़रदारी भी कोई खास किरदार अदा करेंगी सिंध की सियासत में? मरियम नवाज का कंपैरिजन फिर मैं आपको कह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं हो सकता और आसफा भुट्टो के साथ बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो सेक्रीफाइस आसफा भुट्टो ने एज ए चाइल्ड दिया, मतलब एज ए चाइल्ड उसने अपनी एक ऐसी माँ जो कि लीडर थी, जो वजीर आजम थी, वो अपने बच्चों को छोड़ के मुल्क में आई वापस और इस मुल्क में दहशतगर्दी का निशाना बनी वो, और बच्चे उस तमाम वो एक बहुत बड़ा एक ऐसा एक ट्रॉमा होता है किसी भी फैमिली के लिए, अगर उसके उसके बाद नहीं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इट, लेट मी जस्ट स्पीक। वो जब उसके बावजूद अगर वो पाकिस्तान फिर आए हैं और फिर उन्हीं लोगों के अंदर आ रहे हैं, उन्हीं लोगों की खिदमत करना चाह रहे हैं उस जज्बे के साथ जिस जज्बे से उनकी माँ ने खिदमत की, तो मैं समझती हूँ कि उनका तो फिर हक बनता है, बिल्कुल यकीनन बनता है। और यकीनन ये कुर्बानियां जो है वो याद रखी जाएंगी और ये कुर्बानियां बहुत बड़ी हैं पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की सियासी तारीख में। अब जरा ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी ने बेइंतहा कुर्बानियां दी हैं, और जिस तरीके से भी जब हमने प्रोग्राम का आगाज किया था तो हमने बेनज़ीर की लेगेसी की उस खुसूसी बात का सबसे ज्यादा तस्करा किया था कि वो कभी भी पॉलिटिकल लाइफ को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं लेके जाती थी। कभी भी उनका इंस्टांस ऐसा नहीं होता था कि अब किसी से अगर पॉलिटिकली इख्तिलाफ हो गया तो हो गया, जिंदगी भर उसका मुंह ही नहीं देखना। जरा कुछ हालिया वाकयात के हवाले से बताइएगा। मौजूदा सियासत में हम देखते हैं कि जितने भी सियासी कायदीन हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, वो उस लेगेसी को फॉलो नहीं कर रही। बेनज़ीर साहिबा जो हैं वो कभी भी ऐसी सियासत नहीं करा करती थी कि अगर एक दफा किसी से इख्तिलाफ कर लिया तो कर लिया और अब उससे जो है वो हाथ मिलाना मुमकिन ही नहीं। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी लीडर हो, वो उस लेगेसी को फॉलो नहीं करता। देखिए मुख्तलिफ अगर आप पीपल्स पार्टी के अलावा जिन पॉलिटिकल पार्टीज का अगर आप एक जायजा लेते हैं तो डेफिनेटली उनके अंदर जो है एक हमें नजर आता है कि वो सेल्फ सेंटर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट इवन अगर आप पीटीआई की बात करें तो पीटीआई का क्या एम है? पीटीआई का एम यही है सिर्फ और सिर्फ वज़ारत उज़्मा मिल जाए, दैट्स इट। लेकिन अगर आप डिलीवरी की बात करें तो जैसे केपीके के अंदर 5 साल में जो बड़े बड़े प्रोमिस किए, यहाँ तक के कहा गया कि जी एनर्जी क्राइसिस को खत्म, हम एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे बिजली, बैरूनी मुल्क देंगे, दूसरे मुल्क ममालिक में देंगे, पूरे पाकिस्तान में। और इवन केपीके के अंदर जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करके नहीं दे पाए। तो बात ये होती है कि दावे बहुत होते, काम नहीं होता। पीपल्स पार्टी जो है वो एक मयाना रवि के साथ काम लेती है और पीपल्स पार्टी जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, इसलिए समझती है दूसरे पहाड़ इसमें तो कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए बेइंतहा कुर्बानियां दी हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नाज बलोच इस वक्त हमसे बात कर रही थी और आज इंतहाई अहम दिन है तमाम पाकिस्तानियों के लिए। आपका नाज बलोच साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तमाम पाकिस्तानियों के लिए आज बड़ा अहम दिन है, पीपल्स पार्टी के अपने रहनुमाओं के लिए बड़ा अहम दिन है। बहुत सारे लोग जो इस वक्त घड़ी खुदा बख्श में मौजूद हैं। अच्छा अली, अगर हम बात करें
रहे थे आसफा भुट्टो जरदारी के हवाले से, तो जो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था उसका पूछने का मकसद ये था कि आसफा भुट्टो जरदारी जिस तरीके से एक्टिव हैं सिंध की सियासत में, सिंध के हवाले से वो पोलियो के लिए काम कर रही हैं ओवरऑल पाकिस्तान में, फिर उसके साथ साथ उन्होंने जो है वो लियारी के हवाले से काम किया, तो ऐसे भी जराए हैं, ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं कि आगे आने वाले दौर में जो है वो भी शख्सियत पॉलिटिकल करियर में अहम थी और बहुत ही आला अदा करेंगी। इसमें सबक कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ना साहबा ये कह रही हैं कि बेनजीर साहबा की जो बेटियां हैं वो आगे आने वाले वक्तों में किस टाइप का सियासी रोल अदा करती हैं, बहरहाल ये फैसला अवाम को करना है, अवाम को अपने वोट की ताकत से करना है। 2018 के इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है, जब वो होंगे तो पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो जनाब गुड मॉर्निंग आज में आ गया है यहाँ पर एक ब्रेक, सो कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। सॉफ्ट मिल्स आईसी ठंडक सिर्फ ₹1 में। Hey, it's finally happening! Wow! मेरी शादी में आ रही हो ना? Of course आऊंगी। What are we wearing? Full on traditional style है। पिंक लहंगा and लंबे बाल। ऐसे लंबे हो जाएंगे। शादी इसी साल है। Bet? मैं भी लंबे बालों के साथ आऊंगी। Sunsilk Long and Healthy Growth has biotin। मेरे बाल बने healthy and long। मायरा लंबे बाल, 3 months में लॉन्ग बाल, no waiting साल। पाकिस्तान में पहली बार रिच मिल्क चॉकलेट में 4 फ्लेवर्स का मजा। अब कैनोलिव का इजी पोर पाउच, कैनोलिव आसानी पर अब 9 सम। आज की तेज धूप में सिर्फ 10 मिनट बाहर जाने से चेहरे पे जिद्दी डार्क स्पॉट्स आ सकते हैं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी प्रो विटामिन B3+ एंटी स्पॉट फॉर्मूला ये अंदर से काम करे और जिद्दी डार्क स्पॉट्स को गहराई से घटाए जिद्दी डार्क स्पॉट्स बाय स्पॉटलेस फेयरनेस। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जैसे कि बात हो रही है 27 दिसंबर की, और 27 दिसंबर यानी कि आज से ठीक 10 साल कबल 27 दिसंबर 2007 को हमने एक बहुत बड़ी लीडर को खो दिया था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शख्सियत जो है वो इंतहाई ज़बरदस्त थी, सहर अंगेज थी, तलस्माती शख्सियत थी, और बहरहाल जो भी उनसे मिलता उनका गर्विदा हो जाता था। और सब लोग इख्तिलाफ जो है वो रखते थे उस जमाने में भी, लेकिन हम देखते थे कि जब बेनजीर साहबा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की कोशिश किया करती थी तो सब एक जानिब आ जाते थे। MRD की तहरीक को भुट्टो साहब की शहादत के बाद तो हमने देखा कि जब बेनजीर साहबा ने लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की कोशिश की तो बहुत पार्टी इंटैक्ट नहीं और पॉलिटिकल फोर्सेस को अगर इंटैक्ट करने की कोशिश करती थी तो वो कर लेती थी। और उसके बाद हमने देखा जब 99 में कू हुआ था तो 2001 में ARD बनाई गई थी नवाबजादा नसरुल्लाह खान की क़यादत में। तो उसके बाद भी हमने देखा था कि बीबी ने जिस लोगों को जिस प्लेटफॉर्म पर वो बात करती थी तमाम ही पॉलिटिशियंस बीबी के बहुत पुराने जो हैं वो सियासी कारकुन हैं ताज हैदर साहब, शुरू से ही पीपल्स पार्टी में रहे हैं, इस वक्त वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताज साहब और गुड मॉर्निंग आज। वालेकुम जनाब, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, आज 10 साल बाद आप पीपल्स पार्टी को कहां देख रहे हैं? 2007 27 दिसंबर को पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर थी और बहरहाल पीपल्स पार्टी का एक नाम था, एक मकाम था अवाम में। आज 10 साल बाद पीपल्स पार्टी कहां नजर आती है? क्योंकि परसेप्शन अब यह है कि पीपल्स पार्टी फकत सिंध तक महदूद रह गई है। बस आप ख्वाहिश को खबर बना लेते हैं, मसला ये होता है। नहीं, मैं खबर नहीं, परसेप्शन बता रहा था सर। मैं आप ख्वाहिश को खबर कह रहा हूँ आपकी नहीं, पर्सन कह रहा हूँ, मैं ख्वाहिश कह रहा हूँ। अच्छा आप ख्वाहिश को खबर बना रहे हैं। अच्छा सर, जो करंट सिचुएशन है पीपल्स पार्टी मुल्क के हर गली कूचे में मौजूद है, उसके कारकुन मौजूद हैं और पार्टी पे इससे कहीं ज्यादा मतलब आप तालिबान के जरिए कराए गए एक इलेक्शन के रिजल्ट को आप अगर ये कह रहे हैं कि उसकी वजह से पीपल्स पार्टी खत्म हो गई तो मैं आपकी ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ।
नहीं सर, हम तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि डिफरेंस आपने क्या देखा 2007 की जो पीपल्स पार्टी थी और आज की जो पीपल्स पार्टी है, उसमें आपको क्या फर्क लगता है? डेफिनेटली आप मोहतरमा के हवाले से तो किसी को कंपेयर कर ही नहीं सकते। 2007 के चैलेंज और हैं, 2017 के चैलेंज और हैं। अच्छा, 2017 का चैलेंज है डेवलपमेंट। अच्छा, तो और ये कि वसाइल को, जो भी सरकारी वसाइल हैं, उनको अवाम की तरफ मुंतकिल करना है। सही, ये 2017 का चैलेंज है। अच्छा, तो आज अगर जहाँ पे हमारी हुकूमत है सूबे सिंध में जी, तो वहाँ अगर लिवर ट्रांसप्लांट तक मुफ्त हो रहा है, वहाँ अगर कैंसर का इलाज मुफ्त हो रहा है, वहाँ अगर जो किडनी का इलाज है, गुर्दों का इलाज है, वो मुफ्त हो रहा है, तो हेल्थ के सिलसिले में ये कुछ हमने किया है। अगर वहाँ पे सूबाई हुकूमत जो है वो ठीक है, डेवलपमेंट तो पीपल्स पार्टी कर रही है, हैदराबाद में भी डेवलपमेंट हो रही है। सर आज क्योंकि एक बड़ा दिन है जी सर, तो आज एक बड़ा दिन है और हम बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हवाले से बात कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से बात कर रहे हैं। तो पार्टी में ओवरऑल आपका उनसे भी ताल्लुक रहा है, तो कुछ यादें आप अगर शेयर करना चाहें उनके हवाले से, उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से, उनकी लीडिंग क्वालिटीज़ के हवाले से। नहीं, वो अज़्म हिम्मत का पहाड़ थी, सही दिलेरी थी उनकी, वो लोगों की आज़ादी और हुकूक के लिए जद्दोजहद करती थी, वो मसावात मुल्क में देखना चाहती थी। अच्छा, और यही वो चीजें थी कि जो इंतहा पसंदों को बुरी लगती थी। सही, और आखिर को इसी नफरत ने उनको शहीद किया। लेकिन ये कि दर्स उनका नफरत का जवाब नफरत से हमने नहीं दिया। हमने कहा कि सबसे बड़ा जो हमारा इंतकाम है वो जमहूरियत। अच्छा, साहब ये बताइएगा कोई यादगार वाक़या उनके साथ आपका पेश आया हो? आज मुल्क में जमहूरियत है और ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। चलिए, आपने अपनी कामयाबियां बताई और आपने जो इक़दाम किए हैं पिछले 10 सालों में वो भी बताया, नाज़रीन ने सुन लिए होंगे। अब ये जरा बताइएगा कि कोई आपका उनके साथ यादगार वाक़या पेश आया हो, क्योंकि शुरू से ही आप पीपल्स पार्टी में रहे हैं, भुट्टो साहब के साथ भी आप रहे हैं, बेनज़ीर साहिबा के साथ भी आप रहे हैं और अब जरदारी साहब के साथ भी आप मौजूद हैं। बीबी के साथ आपको कोई यादगारी वाक़या हो? बुरे से बुरे मरहाइल में उन्हें साबित कदम पाया है। सही, और मैंने कराची जेल के बाहर उन्हें बच्चों के साथ ईंटों पे बैठे हुए देखा है। अच्छा, इसलिए कि जो जेलर थे उनमें इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि वो एक कुर्सी पेश कर दें कि इस पर कुर्सी बैठ जाए। जलती धूप के अंदर ईंटों पे बैठे मैंने उन्हें देखा है। सही, खुदा किसी पे ये वक्त ना लाए जैसा कि उन्होंने गुजारा, लेकिन उसके अंदर भी वो मुस्कुराती हुई उठी और अज़्म हौसले से आगे बढ़ी। ठीक है, बिल्कुल ब्रेव लीडर थी, बोल्ड एक्ट लेती थी और तमाम चीज़ों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझती थी। एक ऐसी लीडर हमने खोल दी ताजदर साहब, जिनके बारे में बैनुल अक़वामी मीडिया भी लिखता है कि बेनज़ीर जैसा लीडर जो है वो सदियों में, 100 सालों में एक दफ़ा ऐसे लोग पैदा होते हैं। तो डेफिनेटली बड़ा लॉस था पाकिस्तान के लिए। लेकिन सर, अगर तहकीकात के हवाले से बात की जाए तो आज भी तहकीकात के हवाले से तहकीकात का जो दायरा कार है वो महदूद है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही तो भी कुछ नहीं हो सका और अब 18 के इलेक्शंस भी करीब आ जाएंगे तो भी कुछ नहीं हो सका। सर, आपको क्या लगता है कहाँ कोताही हुई, क्यों नहीं इसकी तहकीकात प्रॉपर तौर से की गई? आप शायद अखबार नहीं पढ़ रही। सर बिल्कुल पढ़ रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर पढ़ते हैं, समातों का सिलसिला भी जारी है। जी जी, आज जंग अखबार ने पूरा केस छापा है। जी जी, सबके नाम बताएं, जो जो तहकीकात हुई है जी, उसकी पूरी तफसील दी है। जी जी, कितने उनके कातिल मर चुके हैं, कितनों को रिहा कर दिया, ठीक, वो सारी तफसील जो है उसके अंदर दी हुई है। अच्छा, मेरे ख्याल से जरा सा वक्त निकाल के बिल्कुल सर, उस हवाले से तो हम भी खबर पब्लिश करते रहते हैं कि कितने लोगों को पकड़ा गया है, सारा कुछ क्या सिनेरियो है। लेकिन फिर भी आपकी जो मरकजी क़यादत है उसकी जानिब से भी ये शिकवा का सामने आता है कि जी जो मेन लोग इन्वॉल्व हैं इसमें वो अभी तक भी उनके बारे में पकड़ नहीं की गई है। जी हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट में हमने अदालत में केस किया है क्योंकि उनके कातिलों को छोड़ दिया था अदालत, तो उसके खिलाफ अपील हमारी है और वो भी अखबार में छपी है, अगर उसको देख लें तो बड़ा अच्छा है। चलें सर, ठीक है, बिल्कुल। ताजदर साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और तहकीकात के हवाले से उनका यही कहना था कि जी पीपल्स पार्टी से अगर तहकीकात की आप बात करती हैं तो आप लोग ये तमाम खबरों को देखा करें कि उनके जो कातिल हैं, जो उनके हवाले से जो भी समातों का सिलसिला है, उस हवाले से तमाम कातिलों को जो है वो अंजाम तक पहुँचा दिया गया। बिल्कुल, तहकीकात हुई हैं, पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुई हैं
और अब मौजूदा हुकूमत के दौर में भी हुई हैं, लेकिन एक शिकवा पीपल्स पार्टी की क़यादत खुद करती रही है कि कातिल तो पकड़ लिए गए हैं लेकिन मास्टरमाइंड अभी छुपे बैठे हैं। तो हमारा ताज हैदर साहब से इसी हवाले से सवाल था, अगर वो जवाब नहीं देना चाहते थे तो उनकी मर्जी, अगर वो कभी देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। बहरहाल एक पैकेज हमने तैयार किया है शहादत के हवाले से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की, तो ये पैकेज मुलाहिजा कीजिए। 27 दिसंबर 2007 मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसा-ए-आम से खिताब कर रही थीं। वो आवाम और कारकुनों को जमहूरियत को दरपेश खतरात से आगाह कर रही थीं। उनकी आवाज में एक ललकार थी। वो कह रही थीं पाकिस्तान में जमहूरियत, आवाम के हुकूक को वो बचाएंगी, हम बचाएंगे, सब मिलकर बचाएंगे। मैं समझती हूँ कि हमारे अवाम परेशान है और इसलिए मैं एक बार फिर आपके पास आई, जो पाकिस्तान के परचम, जो इस मादरे वतन के वकार और इज्जत के लिए, अवाम के शान के लिए काम करने चाहता है, आओ और हमारा साथ दो। इंतहाई पुरजोश तकरीर खत्म करने के बाद बेनज़ीर भुट्टो का स्टेज से उतरने का अंदाज कोई नहीं कह सकता था कि वो सिर्फ चंद लम्हों की मेहमान हैं। एक ऐसी साजिश तैयार हो चुकी है जिसके नतीजे में उन्हें शहीद कर दिया जाए। वो अपने दीगर पार्टी रहनुमाओं के साथ गाड़ी पर सवार हुई। हर तरफ नारे थे, बीबी के चाहने वाले जमा थे। हुजूम के नारों का जवाब देने के लिए बेनज़ीर भुट्टो गाड़ी से बाहर निकली। हाथ हिलाकर लोगों के नारों का जवाब दे रही थीं कि दाएं तरफ से एक शख्स ने पिस्तौल से फायर किया, धमाका हुआ और फिर हर तरफ चीखो पुकार थी। बेनज़ीर भुट्टो दुश्मन की साजिश का निशाना बन चुकी थीं। उन्हें करीबी अस्पताल पहुंचाया गया मगर वो जांबाज ना हो सकीं। बेनज़ीर भुट्टो अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह शहादत से हमकनार हुई और पाकिस्तान की सियासत में हमेशा के लिए अमर हो गईं। बहरहाल हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की, नाज बलोच साहिबा से बात की, हमने ताज हैदर साहब से बात की, चूँकि उन दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही रहा है और अभी पीपल्स पार्टी में ही वो मौजूद हैं। तो इस वक्त हमने स्टूडियो में जो है वो मौका दिया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की रहनुमा हैं, सेनेटर हैं खुशबख्श शुजा साहिबा। आप कैसी हैं? आप गुड मॉर्निंग। अच्छा, ज़रा अब ये बताइएगा, क्योंकि हम किसी पार्टी हेड के बारे में बात करें और उसी की पार्टी के किसी लीडर से बात करें तो यकीनी बात है वो तारीफ़ें करता है। हमने आपको मौका भी इसलिए दिया है कि एक तो आप खातून हैं, ऊपर से पीपल्स पार्टी की अगर सबसे ज़्यादा सिंध में किसी से चपकलिश रही है तो MQM से रही है और वो आप ही की पार्टी है। बीबी को आपने कैसा पाया? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि पार्टियों में चपकलिश भी होती है, नज़रियाती इख्तिलाफात होते हैं और उनके अपने अपने प्लेटफॉर्म होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं तारीख़ में जो अपना नाम इस हैसियत से रकम करते हैं कि उनसे आप इख्तिलाफ राय रख सकते हैं लेकिन उनकी पर्सनैलिटी से, उनके काम से आप इख्तिलाफ नहीं कर सकते। और उनमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नाम सरे फहरिस्त है हमारी तारीख में। उन्होंने बड़े बड़े मर्दों को पीछे छोड़ दिया, जो लीडरशिप उनके अंदर मौजूद थी, जो करेज थी, हमको मुल्को नहीं मिलेंगे नायाब। और जो उनका नाम था बेनज़ीर, मैं कहती हूँ कमाल है इतना इसमें बामुसम्मा नाम, यानी उनकी शख्सियत पे पूरा उतरने वाला, वो वाकई बेनज़ीर थी और ये नाम उनसे बिल्कुल चस्पा होके रह गया है। अब कहीं भी आप बेनज़ीर किसी का नाम सुनेंगे ना तो आपको वही बेनज़ीर याद आएंगे। बिल्कुल कमाल की खातून। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, बड़ी करेजियस, हमारा माशरा, हमारा माहौल एक ऐसे तबके से उनका ताल्लुक़ था जहाँ वो सिंधी वडेरे जागीरदाराना निज़ाम, उसमें से उठ के खैर वो बाहर गई, बाहर जाके उन्होंने तालीम हासिल की, वापस आई और फिर वो उन्हीं गली गलियारों में, उन्हीं कच्ची आबादियों में, उन्हीं टूटी फूटी बस्तियों में, टूटे फूटे लोगों में जाकर वो जिस तरह बैठी हैं, उनका सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ना और जिस तरह वो लोगों को गले लगा लेती थी, करीब जाके बैठ जाती थी। हाँ, मतलब उनमें, और ये एक लीडर का कमाल होता है, जो लीडरशिप उनके अंदर मौजूद थी, उन्होंने बहुत से लीडर बनाए। और देखिए, जिस वक्त उनकी शहादत हुई उसके बाद जो पीपल्स पार्टी उभर कर सामने आई और यकीनन उनकी शहादत ने उन्हें उसे कैश भी किया है पीपल्स पार्टी ने, और पूरी
छा गई थी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में, पूरी दुनिया में। तो आपने ये देखा कि कितनी खवातीन उभर कर सामने आई थी। पीपल्स पार्टी की जितनी खवातीन उभर कर सामने आई हैं, मैं बरमला आपके इस चैनल से कहती हूँ, किसी पार्टी की इतनी खवातीन उभर कर सामने। और पीपल्स पार्टी ने जितनी खवातीन को बड़े ओहदों पर मकामात दिए, और उसकी वजह थी कि उनकी लीडर खातून थी वहीं। और अभी भी उनके भुट्टो साहब की लेगेसी को उन्होंने आगे बढ़ाया, लेकिन उसमें 4 कदम और आगे बढ़ गई वो उससे भी 4 कदम आगे बढ़ गई। उनका कमाल था। अब जहाँ पर हम बात कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट की, एक ऐसी खातून की जो कि वज़ीर आज़म भी रही पाकिस्तान की, बड़े बोल्ड स्टेप लेती थी। कितना मुश्किल होता है बीइंग अ विमेन, लीडरशिप संभालने के बाद जो फैसले आप करते हैं, आप उनके ऊपर कायम रहें और आप अपना स्टांस दें और लोग आपकी बात सुने, तो ये उनकी पर्सनैलिटी के शेड्स भी थे, उनके लिए चैलेंजेस भी थे। तो जहाँ पर पाकिस्तान में लोग उनसे मुतासिर थे, जहाँ पर वो जब पॉलिटिक्स में आई थी, उनके बाद बहुत सारी ख़वातीन ने पॉलिटिक्स में शमूलियत इख्तियार की थी, वहीं इंटरनेशनली तौर पर भी उनका एक असर रसूख था, इंटरनेशनली भी लोग उनको जानते थे, मानते थे। तो उस हवाले से जो उनका इंटरनेशनल फेम था या उनकी इंटरनेशनल प्रेजेंस थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने अपनी ज़ात से इस बात को तो वाज़े कर दिया था और रकम कर दिया तारीख़ में कि अगर तालीम हासिल कर लें तो औरत मर्द का कोई फ़र्क नहीं रह जाता, और उस तालीम को हासिल करने के बाद कोई शख्स आपको पीछे नहीं कर सकता, आप अपने इल्म की बुनियाद पर अगर कहीं खड़े। तो वो एक तो बहुत आला तालीम याफ्ता थे, उसके साथ साथ उनके वालिद की तरबियत, तालीम के साथ अगर ग्रूमिंग ना हो ना, तरबियत ना हो, तो वो एक खोखला बर्तन होता है इंसान। ठीक है, पढ़ लिया लिख लिया, बहुत सारे ऑक्सफोर्ड के और हार्वर्ड के पढ़े हुए लोग हैं, होंगे और हैं, लेकिन जो उनके अंदर एक लीडरशिप कायदाना सलाहियत जिसे कहते हैं, उनके वालिद ने उनकी बाकायदा तरबियत की। बात करी ना उनकी, हम नाम नहीं लेते, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से बड़े बड़े लीडरों ने अपनी जिंदगी में ही अपनी औलाद को लीडर बनाने की कोशिश की। मोहतरमा को भुट्टो साहब ने, मरहूम भुट्टो साहब ने लीडर बनाने की कोशिश की जरूर होगी, लेकिन उनके अंदर इनहेरेंट था वो चीज, कुछ अंदर ही जो कहते हैं ना, बॉर्न लीडर थी। शी वाज अ बॉर्न लीडर। और हमने देखा कि जैसे ही भुट्टो साहब स्क्रीन से आउट हुए, बीबी जो है वो इस तरीके से पीपल्स पार्टी के ऊपर हावी हुई, और फिर पीपल्स पार्टी को जिस तरीके से उन्होंने अपने हाथ में लिया और तमाम लीडरशिप को अपनी मुट्ठी में जो है वो कर लिया, और फिर देखा बहुत बेहतरीन तरीके से पार्टी चलाई, और जैसे ही जमहूरियत बहाल हुई वो वजीर आजम भी बन गए। देखिए, लीडर बनता नहीं, लीडर होता है। लीडर होता है, या होता है या नहीं होता है। बनाए भी तो और यहाँ जब बनाए जाते हैं तो फिर आपको पता है कि गुब्बारे से हवा निकल जाती है। अच्छा, लीडर होता है, लीडर बनता है। इस हवाले से अगर बात करें तो अभी नाज बलोच हमारे साथ थी, तो उनसे हमने उनकी लेगेसी के बारे में बात की, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की, कि आसफा भुट्टो ज़रदारी हैं, बिलावल हैं और बख्तावर हैं। तो बिलावल तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और यही कहा जाता है कि 2018 में अगर इंतखाबात होंगे तो वो कॉन्टेस्ट भी करेंगे, लेकिन आसफा भुट्टो ज़रदारी भी बड़ा एक्टिव है। तो आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले दौर में वो कोई ख़ास किस्म का किरदार अदा कर सकती हैं पीपल्स पार्टी की सियासत में? देखिए, एक बात मैं आपसे कहूँ, क्योंकि मैं एक बहुत ही एक ऐसे शहर से ताल्लुक़ रखती हूँ और एक ऐसी जमात से ताल्लुक़ रखती हूँ, और मेरा ज़ाती नज़रिया भी है, मेरी पार्टी का भी है कि हम मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ हैं। और मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं है कि हम बस मुखालफत बराए मुखालफत करें, ये जमहूरियत के मुनाफी है ये बात। लेकिन हाँ, अगर कोई बच्चा, कोई बीवी, कोई बहन, कोई बेटी कहीं किसी जगह अपने आप को मनवा लेती है, अवाम उसको तस्लीम करते हैं, अवाम उसे वोट डालते हैं, अवाम उसकी बात को सुनते हैं। आप मरियम नवाज को ले लीजिए ना, बहुत इख्तलाफी शख्सियत है वो इस वक्त, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन अगर फर्ज कीजिए अवाम उसको वोट डाल देती है, अवाम उसे मान लेती है, तो फिर आप कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? फैसला अवाम करती है। और हाँ, 2018 में क्या मैं देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये जो मौरूसी सियासत का मामला है या जिस किस्म का भी हमारे यहाँ बडेरा शाही चल रही है, उसके अंदर वक्त को छलनी चाहिए थी। एक इलेक्शन 5 साल बाद हुआ, ये इलेक्शन 5 साल बाद, 2-3 इलेक्शन और हो जाएंगे। ये बताएं, इतनी इंस्पायर आप रही हैं बीबी शहीद से, पॉलिटिक्स आपने स्टार्ट करी है एमक्यूएम से, ये क्या हो जाती, पीपल्स पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन? मैं इसकी कायल हूँ, मैं अपने घर को पहले संभालूं, अच्छा, फिर उसके बाद अपने मोहल्ले को संभालूं, फिर अपने इलाके को संभालूं, फिर अपने शहर, फिर अपने मुल्क। और आप अगर किसी जगह किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और वहाँ आप अपने लोगों के लिए कोई काम
कर सकते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए पीपल्स पार्टी और MQM ये दो सियासी जमातें हैं जिन्होंने सिंध में अपना किरदार अदा किया है, चाहे कभी अच्छा किया कभी बुरा किया। बेनज़ीर साहब से कभी आपकी कोई मुलाकात हुई? जी हुई और ऑफर की कि आ जाओ मेरी पार्टी में? ऐसी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन हाँ हमारी एक दोस्त मेहताब है, उनकी यहाँ उनकी शादी थी और उसमें उस वक्त जब मेरी मुलाकात हुई तो बीबी शी वाज वेरी यंग एट दैट टाइम और वो सीधी जेल से आई थी अपने फादर से मिलकर, तो मौका मिला था उनके साथ मिलकर बैठकर बात करने का। वो उस वक्त भी इतनी ही करेजियस थी और यंग और एनर्जेटिक लड़की का जो एक उनके अंदर एक स्पार्क था, वो आपके साथ 2 मिनट बैठे तो आप उनके कायल हो जाएंगे, आप उनसे मुतासिर हो जाएंगे। इस बात पर जरा कमेंट कीजिएगा कि वैसे तो खवातीन जो हैं वो हमारे मुआशरे में जो है वो इस हद तक लीडरशिप क्वालिटीज नहीं रखती थी, एक सोच पाई जाती थी। जी बीबी ने आके इस सोच को बिल्कुल एक तरफ कर दिया और मैंने खुद देखा है कि वो मर्द हजरात जो उनसे एज में भी बड़े थे वो भी उनसे इंस्पायर होने लगे। तो आपने जैसे कि बताया कि आपकी मुलाकात भी उनसे रही और चूंकि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ज़माने में भी जो है वो उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी, उनके अंदर वो कौन सा ऐसा एलिमेंट था जो हर किसी को जो है वो अच्छा लगता था, मतलब हर कोई उनसे मुतासिर होता था, जो उनको वोट भी नहीं देता था वो उनके बारे में पॉजिटिव ख्याल जरूर रखता था? देखिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आपने सुना होगा कि वो अंग्रेजी में स्पीचेस देते थे बिल्कुल और अवाम वालिहाना उनको सुनते थे और उनके ऊपर गिरीदा है ना। तो मैं ये समझती हूँ कि जो लीडर होता है ना उसकी जो खुसूसियत होती है वो लोगों के दिलों में घर करती है। उन्होंने लोगों के दिलों में घर किया, उन्होंने सिर्फ अपने बाप की मौत को उन्होंने अपना जरिया नहीं बनाया था, ना जमहूरियत का ना सियासत का, वो खुद मैदान में खड़ी हो गई। एक लीडर को प्रैक्टिकली लोगों के दरमियान होना चाहिए। वो लोगों के दरमियान होती थी। इवन उनके बारे में ये भी कहा जाता था, जो उनके दीगर सियासी रहनुमा हैं उनके बारे में ये भी बताते हैं कि वो खुद एक खातून थी, तो और बहुत सारी खातून उनको देख के जो है खवातीन आती थी कि जी हमें भी आपके विंग में शामिल होना है, हमें भी आपके साथ काम करना है। तो वो खवातीन को ये भी कहती थी कि भाई पहले आप अपने घर में इजाजत लें, पहले आप अपना घर देखें, अगर आपको आपके घर वाले इजाजत देते हैं तो आप सियासत में आए, वरना नहीं आए। वरना अगर वो चाहती तो तमाम खवातीन को वो जबरन या उनका जो असर रसूख था उसके हवाले से भी कह सकती थी कि नहीं पार्टी में आ जाए। तो बड़ी सॉफ्ट भी थी और बहुत ख्याल रखती थी लोगों का ना। उनके लिए एक शेर कहा था शायर ने, वो मुझे इस वक्त याद आ रहा है, मैं कट मरूं या सलामत रहूं यकीन है मुझे, मैं कट मरूं या सलामत रहूं यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो हटाएगा। सही तमाम उम्र की ईजा रसानियों की कसम मेरे लहू का सफर रायगा ना जाएगा। बिल्कुल वो रायगा नहीं भी जा रहा है, लेकिन बहरहाल एक हवाले से हम देखते हैं कि बीबी शहीद जो है वो चारों सुबह की जंजीर बनी हुई थी और ये नारा भी था, पीपल्स पार्टी का नारा नहीं था, ये हर जुबान पे था, जुबान ज़द-ए-आम था। ये वजह क्या लगती है कि बीबी मंजर से हटती हैं और हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है? तो यकीनन ये बात भी साबित करती है कि बेनज़ीर साहिबा ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी बचा के रखा था, पाकिस्तानी मुआशरे को भी बचा के रखा था। तो यकीनन आपने भी वो वक्त देखा होगा 27 दिसंबर की वो शाम में नहीं भूलूंगी, क्योंकि NA 250 से मैं भी इलेक्शन लड़ रही थी, मेरी कॉर्नर मीटिंग थी और मैं एक बड़े होटल के हॉल में मैं स्टेज पे खड़ी तकरीर कर रही थी और तकरीर के दौरान मुझे महसूस हुआ कि सब अपने फ़ोन देख रहे हैं, तो मेरा फ़ोन भी सामने मैंने साइलेंट पे किया हुआ था और वो भी ब्लिंक ब्लिंक कर रहा था और मैंने बात करते करते देखा तो उसमें आया कि बीबी के ऊपर हमला हो गया है। और वही मैंने तकरीर रोकी और मैंने कहा कि इस वक्त एक बहुत अफसोसनाक न्यूज़ है, आप लोग सब अपने अपने घरों को जाएं और हम यहाँ अपनी इस प्रोग्राम को ख़त्म करें। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि उस शाम जो कुछ हुआ, आप कह रहे हैं ना बीबी के बाद जो देखिए उस शाम जो कुछ हुआ वो बीबी का पैगाम नहीं था। लाखों गाड़ियाँ, हज़ारों जलाई गई, 18 अक्टूबर को भी हुआ, उसके बाद वो खुद लोगों के घरों पे गई, इसलिए कि वो जिंदा थी, वो लोगों की जगह घरों पे गई, उन्होंने वहाँ पुरसे दिए। लेकिन उस लम्हे जो कुछ हुआ, मैं ये समझती हूँ कि इससे हमारी कौम का जो ये एक रवैया नजर आता है ना कि जिसे ऐश में यादें खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा, ये जो रवैया है, ये पैगाम उन्होंने नहीं दिया था। देखिए वो मैंने कभी नहीं सुना उनकी किसी तकरीर में कि उन्होंने कोई मुखालफाना तकरीर या तशद्दुद आमेज तकरीर की हो या उन्होंने ये कहा हो कि जाओ घिराव कर दो, आग लगा दो, जला दो।
कभी नहीं। उनकी तकरीरों में एक जोश, एक जज्बा, क्या वो बोलती थी, और उसके बावजूद वो एक मैसेज देती थी लोगों को। लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ वो बेनजीर का पैगाम बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, आपने वो सुना भी होगा जब वो दुबई से रवाना हो रही थी कराची के लिए, तो उन्होंने एक बात बड़ी जबरदस्त कही थी, और ये हम अगर अपनी जिंदगी में भी राइज करें, हम गलतियों से सीखते नहीं है। वो एक ऐसी औरत थी, वो एक ऐसी मोहतरमा थी कि वो हमेशा अपनी गलतियों से सीखती थी। उनसे सवाल किया कि माजी में जो आपने गलतियां दोहराई हैं, क्या अब अगर आपको इख्तिदार मिला तो आप वो गलतियां दोहराएंगी? तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी कि मैं जो है वो उन किरदारों से भी बरी ज़िम्मा हो जाऊंगी, और मैं जो है वो उन गलतियों को भी एक तरफ रख दूंगी। आने वाला जो वक्त है वो मैं बहुत अच्छे तरीके से पार्टी की पॉलिसी वो तो वक्त ही नहीं भूलता, जहन से नहीं निकलता, जब उनके वो हरे कपड़े, वो इमाम जामिन, उनकी वो आमद, उनके दुआ के लिए उठे हुए हाथ, और हाँ मतलब देखिए वो एक ऐसी खातून रहनुमा थी इस मुल्क की, जिन्होंने सही मानों में एक तनावर दरख्त की तरह अपनी पार्टी की परवरिश की, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे इतने कदावर लीडर के ना होने के बावजूद एक नौजवान लड़की ने आकर और जिस तरह संभाला है क़यादत को, ये कोई आसान बात नहीं थी जो उन्होंने की थी। लेकिन मैं फिर मैं कहूँगी आपके चैनल के हवाले से एक मैसेज है ये देखिए, बीबी शहीद या जो भी कोई आपका आला और अच्छा लीडर होता है, उसकी जो सियासी नज़रियाती आपको जो अकायद मिलते हैं उसकी विरासत में, विरासत में सिर्फ बच्चे ही नहीं मिलते, विरासत में वो नज़रियात मिलते हैं, वो आपको तमाम उनके अक़वाल मिलते हैं जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने बताया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या फरमाया था, तो पाकिस्तान लेने के बाद हम पाकिस्तान पे फ़ख्र करते हैं। पाकिस्तान के बगैर हमारे पास कोई चारे कार ही नहीं, हमें जीना मरना सब इसी सरजमीन पे, लेकिन हम क्या उनके अक़वाल को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। फिर नबी की ख़त्म नबूवत पे जब हम दुख का इजहार करते हैं कि कोई ये ना कह दे कि ख़त्म नबूवत पे यकीन नहीं रखता, तो हमें ये सोचना चाहिए फिर हम कितना नबी को फॉलो कर रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं, किस हद तक कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। तो हमें अपना एहतिसाब बहुत ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का जो है ना वो प्रोसेस होना चाहिए। अच्छा, जहाँ पर हम बीबी भुट्टो शहीद के हवाले से बात कर रहे हैं, तो अगर वही 27 दिसंबर 2007 की जिस शाम का आप जिक्र कर रही हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की तारीख में सियाह तरीन बाब था वो कि हमने पाकिस्तान की, जहाँ पर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं आपा, वहाँ पर हमने एक ऐसी फीमेल खातून को खो दिया जिनका कोई कंपैरिजन ही नहीं था। ऐसे लोग सदियों में जो है ना वो पैदा होते हैं। तो उनके हवाले से अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी उनका लॉस तो कभी पूरा नहीं कर सकती, लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल है पीपल्स पार्टी की, जो करंट सिचुएशन चल रही है, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग, आज मैं यहाँ पर आ गया है एक ब्रेक, सो आप कहीं जाइएगा मत, हम इस डिस्कशन को जो है यहीं से कंटिन्यू करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज, और बात हो रही है बेनजीर भुट्टो शहीद की। तो माँ की आगोश से लैब तक, इस उन्वान से कराची के इलाके डिफेंस में बेनजीर भुट्टो पार्क में एक नुमाइश का एहतमाम किया गया है, और अगर उसकी अपडेट्स लेनी आपको तो शाजिया अरशद के साथ आप मौजूद रहिए, वो हमें बताएंगी कि क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर। जैसा कि मेरे पीछे नज़र आ रहा है, यहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की ज़िंदगी की तस्वीरों पर एक नुमाइश का इनेकाद किया गया है। इस नुमाइश का नाम है माँ की आगोश से लेकर कब्र की आगोश तक। इस नुमाइश के अंदर बेनज़ीर भुट्टो की पूरी ज़िंदगी के हवाले से हमें तस्वीरें नज़र आती हैं। ये भुट्टो ख़ानदान के फ़ोटोग्राफ़र आगा फ़िरोज़ की जानिब से ये लगाई गई है, जिनकी ज़िंदगी का पूरा असासा है। उनका कहना था कि मेरा पूरा फ़न, मैंने जो अपना वक्त पीपल्स पार्टी के साथ, बेनज़ीर भुट्टो के साथ गुजारा, उनकी ज़िंदगी के हर लम्हे को उन्होंने कवर किया है, चाहे वो उनके बचपन की हो, जवानी की हो, तालीमी सिलसिला हो या उनका सियासी करियर हो। उस हवाले से उन्होंने हर मौके की तस्वीर ली है और उसको महफूज किया है। हमारे साथ इस वक्त आगा फ़िरोज़ साहब मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस पूरे असासे को किस तरह से महफूज रखा हुआ है, और आज जो यहाँ पर नुमाइश लगाई गई है इसका क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताइएगा कि मुझे ये जो नुमाइश लगाई है आपने, इतनी ज़्यादा तस्वीरें बीबी की, पूरे ख़ानदान की, आपने भुट्टो ख़ानदान की जमा की हुई है, इसकी हिफाजत आप कैसे करते हैं, पहले ही बताइएगा। 50 साल मुझे हो गया है, मेरी तस्वीर को महफूज नहीं रख सकता। मैं अपील करूंगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से, उनसे मुलाकात भी की थी, और इन तस्वीरों को नहीं प्रिंट करवाया। इसकी नेगेटिव मेरे पास पड़ी है 1.5 लाख, पूरे 50 साल का रिकॉर्ड पड़ा है। इनको नई प्रिंट बना के फ्रेम करके फॉरएवर प्रिजर्व करें। बीबी साहब की ज़िंदगी के हवाले से आपने हर लम्हे को कैप्चर किया हुआ है, ये आप बताइए ये किस तरह से हुआ। देखिए, बीबी साहबा
अजीम वालिद की अजीम साहबजादी थी और उनकी पूरी ज़िंदगी की तस्वीर जो बचपन की थी बेगम साहबा से मैंने ली थी। जब मैं बेगम साहब का फोटोग्राफर 73 में था, मेरा एक दिल में आइडिया था कि मैं बीबी के लाइफ की पूरी एक नुमाइश करूं। इस मकसद के लिए मैंने बचपन की तस्वीर उनसे ली और मैं 73 के बाद तो खुद बीबी साहबा को पढ़ती थी, फिर उनकी सियासत में आई, फिर शादी हुआ, फिर वो दो दौर हुकूमत के अपोजिशन सारी कुछ मैंने कैमरे का। अच्छा, इस हवाले से हमें ये भी बताइएगा कि बीबी साहिबा अपनी ज़िंदगी में आपके साथ या अपने साथियों के साथ कैसा मिजाज रखती थी? बीबी साहिबा के क्या कहना है, वो अपने नाम की तरह बेनज़ीर थी, उनको भूलना सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कारकुनों से बेपनाह मोहब्बत करती थी, आवाम से मोहब्बत करती थी, पूरे आलम इस्लाम की पहली मुस्लिम खातून वज़ीर आज़म थी। यहाँ पर लोग जो आते हैं देखने के लिए नुमाइश, तो उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है? बीबी साहिबा की इतनी खूबसूरत तस्वीर, आपने उनकी पूरी ज़िंदगी को यहाँ कैप्चर किया हुआ है, वो कैसा फीडबैक देते हैं? लोग तो देखिए बहुत गौर से बच्चों को लेके आते हैं, पूरे एक एक तस्वीर के मुताबिक पूछते हैं, लेकिन अफसोस इस बात पर करते कि इन तस्वीरों को फ्रेम होना चाहिए था और ये पूरे मुल्क में ऐसी म्यूजियम बननी चाहिए। ये तस्वीर महफूज हो जाए तो अच्छी बात है, मेरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। आपने सुनी आगा फिरोज साहब की बात। उनका कहना है कि लोग भी इनको देखना चाहते हैं, उनके हर लम्हे के बारे में जानना चाहते हैं और उनकी यही ख्वाहिश है कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी तक अपनी ये बात पहुंचाएं, क्योंकि उनकी उम्र या उनकी सेहत अब इस काबिल नहीं रही है। आगा फिरोज साहब का कहना है कि वो इन तस्वीरों की हिफाजत मजीद नहीं कर सकते, इसलिए उनका कहना है कि इन तस्वीरों को जो कि कौम का असासा है, इनको महफूज बनाया जाए। जी चलिए जी, शाज़िया अरशद की आपने ये रिपोर्ट देखी और किस तरीके से शाज़िया ने ये पैकेज जो बनाया, ये जो बता रही थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बारे में कि एक एक उनके जो यादगारी लम्हात थे उनको किस तरीके से तस्वीरों में कैप्चर किया गया है। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फैंस भी बहुत हैं, कारकुनान भी उनसे मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान में भी उनके लिए एक रौब था पर्सनैलिटी का। उनको देख के लगता था कि यस शी इज़ अ पाकिस्तानी लीडर। उसको कैसे आप डिफ़ाइन करें? शी वॉज लाइक कि वो कहीं दाखिल होती थी किसी महफिल में या किसी प्रोग्राम, छा जाने वाली शख्सियत थी। और सबसे बड़ी बात ये कि हम कहते तो हैं फलां रोल मॉडल, फलां रोल मॉडल। रोल मॉडल वो होता है कि जिसे देखकर उस जैसा बनना चाहे इंसान। मैंने ये नोट किया जब मैं 2008 में असेंबली में जाके बैठी, बेनज़ीर साहिबा तो नहीं थी, लेकिन बेनज़ीर साहिबा का स्टाइल उनकी वर्कर्स में मौजूद था, उनकी रहनुमाओं में मौजूद था। मैं कहूँगी हमारी जो वो थी स्पीकर साहिबा फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, जब वो बैठी होती थी तो हम कहते थे कि बिल्कुल रेप्लिका लग रही है, या और कुछ ख़वातीन थी उन जैसी। उनके अंदर एक बहुत शान थी, एक दबदबा था, एक उनके अंदर वक़ार था जो कि पाकिस्तानी एक खातून लीडर के अंदर होना चाहिए। उनको देख के लगता था कि वो एक पाकिस्तानी लीडर है। और एक और बात मैं कहूँगी, देखिए बाहर तालीम हासिल की, बहुत मॉडर्न तरीके की लाइफ गुज़ा, चमचा मुंह में लेकर पैदा हुई, सब अपनी जगह, लेकिन जब वो पाकिस्तानी सियासत के प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई, उनका सर से दुपट्टा नहीं गिरा। उनका जो ड्रेसअप होना था वो एक पाकिस्तानी खातून के तरीके का था। तो उन्होंने हमें ये भी सिखाया, पाकिस्तानी औरत को ये समझना चाहिए आप कहाँ हैं तो आपको कैसा ड्रेस पहनना चाहिए, आप कहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ड्रेस की बात कर रही हैं, इसमें ये भी कहा जाता है कि वो मगरिब और मशरिक का हसीन इम्तिज़ाज थी। बिल्कुल थी वो, जब बोलती थी आउटस्पोकन थी, एक तो सेहत की शख्सियत पर, दूसरी चीज वो उनका पहनावा, चाहे बाहर जाएं चाहे पाकिस्तान में रहें, कहीं भी होती थी पहनावा एक जैसा। दूसरे देखिए उनको उर्दू इतनी अच्छी नहीं आती थी, अब शुरू आई तो उनका वो एक मिला जुला लहजा जो अब बिलावल में नजर उर्दू जिसे कहते हैं, वो भी लोगों ने पसंद किया। और इससे साबित होता है, जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंग्रेजी में स्पीचेस देते थे और लोग खुश होते थे, साहिबा गंगा जमनी बोलती थी, अब बिलावल उसी अंदाज में बोलते हैं। तो देखिए आप थॉट क्या दे रहे हैं, आप बात क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किस तरह कह रहे हैं, कहाँ खड़े होकर कह रहे हैं। इतनी वर्ड्सफुल थी, जबरदस्त किस्म की, मैग्नेटिक किस्म की उनकी पर्सनैलिटी थी कि जहाँ पर वो खड़े होकर बातचीत करती थी, चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए जाए या फिर वो किसी जगह पर भी बड़ों के पाँव कांप जाते थे उनके सामने, पाँव जो है वो कांप जाते थे उनके सामने। अच्छा, आप इंटरनेशनली बहुत सारे विजिट करती हैं आप, तो जब जर्नलिस्ट आपसे मिलते हैं या दूसरे लोग आपसे मिलते हैं तो वो क्या पूछते हैं मोहतरमा के, कभी उनसे राब्ता रहा या वो किस तरह की थी? हाँ, एक दफ़ा मैं आपको बताऊं कि हम जो इलेक्टेड लेडीज़ थे, हम 11 इलेक्टेड लेडीज़ थे 2008 के इलेक्शन में, तो हमें एक अमेरिकन टूर पे भेजा गया था, वो एक एजुकेशनल टूर था लेडीज़ का। तो वहाँ जब हम गए तो इंटरनेशनली वहाँ बहुत सारी बातें हुई हमसे, और उसमें बेनज़ीर साहिबा क्योंकि हमारे साथ उस वक्त जो ख़वातीन गई थी उसमें पीपल्स पार्टी की ज़्यादा ख़वातीन थी, नुमाइंदगी ज़्यादा थी
अच्छा, इलेक्टेड। हाँ, तो वहाँ उनका जिक्र आया था और जहाँ कहीं भी उनका जिक्र आया बड़े एहतराम से आया, बड़ी मोहब्बत से आया और बड़े उससे आया, ऑनर के साथ। तो हमें अच्छा लगता था। देखिए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी अगर कहीं हो रही है और बेहतर तरीके से वहाँ उसका जिक्र हो रहा है, तो आपका और मेरा सबका सर फख्र से बुलंद होगा। ख्वाह वो नवाज शरीफ पार्टी है, ख्वाह वो MQM पाकिस्तान है, वॉट एवर, लेकिन आप कहाँ किस तरह नुमाइंदगी करें और बीइंग पाकिस्तानी कर रहे हैं, बीइंग पाकिस्तानी। हाँ, पाकिस्तान सबसे पहले। ये वाली बात है कि जब वो 89 में जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो हमने एक चीज ये देखी कि पाकिस्तान का रेडिकल फेज दिखाया जाता था आलमी सतह पर। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, उस जमाने में अफगान वॉर भी चल रही थी, तो जिहादी एलिमेंट्स भी हमारे बहुत ज़्यादा जो है वो दिखाए जाते थे और हमें एक नेगेटिव कंट्री के तौर पे प्रमोट किया जाता था। तो जब बेनज़ीर साहिबा प्राइम मिनिस्टर बनी, जो बताते हैं उस ज़माने के लोग, तो इंटरनेशनल मीडिया पे भी अचानक से पाकिस्तान का तासुर चेंज हो गया। ये खवातीन की लीडरशिप जो है वो मगरिब में भी बहुत सारे ममालिक में कबूल नहीं की जाती है। अगर अभी हम अमरीकी इंतखाबात की बात करें, अभी अमेरिका का तो देख लें आप हाल, उन्होंने सदन नहीं बनाया, लेकिन हम देखें हमारी कौम जो है वो लीडर देखती है, वो ये नहीं देखती कि मर्द है या औरत है। लेकिन हमें इस बात सराहना भी चाहिए, इस बात को हमें आगे भी बढ़ाना चाहिए, इस पे फख्र भी करना चाहिए और हमें इस चीज़ को लेकर आगे चलना चाहिए कि देखिए, ख़वातीन में हमारे मुल्क ने सबसे पहले नाम पैदा किया कि एक वज़ीर आज़म जो है वो 2 दफ़ा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी हो खातून, तो क्यों ना हम आगे बढ़ाएं। देखिए, जो आजकल का मामला चल रहा है, जो सियासत चल रही है और जिसमें एक आपने जिहादी एलिमेंट की बात की, मैं कहूँगी जो एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट आ रहा है, उस एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के खिलाफ वो खड़ी थी और उसी ने उनके ऊपर हमला भी किया, एक तरह से उनको कई जगह उनको परेशान किया गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी शख्सियत से, अपने इल्म से, सबसे बड़ी बात ये उनका इल्म, अपनी नॉलेज और अपने नजरिए से उन्होंने सबको मात दी थी और उन्होंने इंटरनेशनली जो एक मकाम बनाया, पाकिस्तान का बहुत अच्छा मैसेज गया था। पाकिस्तान का बड़ा अच्छा मैसेज गया था, जिस जगह पे इंटरनेशनली वो खड़ी होती थी, लोग कहते थे कि मोहतरमा खड़ी हैं और उधर ही जो है सारे कैमरे कट हो जाते। बड़े और आपके हमारे पास है एक तारीख में एक बात कहने को है, देखिए ना कितनी बड़ी बात है कि भाई हमारे पास तो एक लीडर इतनी बड़ी। अब मैं ये जानती हूँ कि अजीम कौमें ही जो है ना वो अजीम लीडर के तौर पर, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से बात हो रही है, उनकी यादगार के हवाले से बात हो रही है, पीपल्स पार्टी की लेगेसी के हवाले से बात हो रही है, करंट सूरत हाल के हवाले से बात हो रही है। वहीं हमारे पास अब गुड मॉर्निंग आज में बात होगी एक बड़े मारूफ शायर की, जिसके हवाले से हमारे साथ आपा भी बैठी हुई है और मजीद डिस्कस करेंगे। तो अजीम शायर के हवाले से बात करेंगे, लेकिन बातचीत होगी इस ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। तो मिर्जा गालिब के हवाले से आपने ये पैकेज मुलाहिजा किया, बड़े ही अजीम शायर थे। आपा जी, आप भी शेर व शायरी से बड़ा शगफ रखती हैं, तो क्या कहेंगी मिर्जा साहब की हर शेर जो हैं वो? मैं क्या कहूँ, मैं आपको ये बताऊँ कि बचपन से सुनते पढ़ते आए और मुझे आज भी याद आता है अपने बचपन का घर। तो हमारे पास कुल्लियात इकबाल, दीवान गालिब, नहजुल बलागा किताबें जो थी हमारा डेकोरेशन पीसेस थी भाई, हमने इनको पढ़ा भी और बड़ा संभाल के रखा। लेकिन मैं यहाँ आपको गालिब के हवाले से एक बात कहूँगी कि डॉक्टर मोहम्मद बिजनौरी बहुत ज़बरदस्त दानिश्वर, उन्होंने क्या खूबसूरत बात कही है गालिब के लिए। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के पास 2 नायाब चीज़ें हैं, एक ताजमहल और दूसरा दीवाने गालिब। क्या ज़बरदस्त बात की है। मुझे तो कभी कभी ये एहसास होता है कि देखिए, आज हम कौन सा 221वां यौम पैदाइश है उनका, आज भी उनके कहे हुए अशार आप आज पढ़े लगता है हस्बे हाल है। अभी आप उन्हें देखें और अभी अपने हालात को देखें तो आपको लगेगा आज कहाँ है। एक से बढ़कर एक कि इस खित्ते ने एक से बढ़कर एक जो है ना कमाल की शख्सियत, बिल्कुल, चाहे आप शायरों में बात करें, अदीबों में बात करें, लेकिन खैर गालिब का तो कमाल ही और है, उनका मकाम ही बहुत और है। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान लोगों को, आपस के लोगों को ऑन नहीं करते, लेकिन गालिब तो जरूर ऑन करते हैं कि बरे-सगीर पाक व हिंद के जो वाहिद शायर थे जो इतने फेमस थे और उनके शेर जो है वो गली गली महल्ला महल्ला, मतलब लोग आज तक उनके शेरों के ऊपर पूरी मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब के ऊपर मूवीज़ बनी हुई हैं, उनकी पूरी लाइफ के ऊपर मूवीज़ बनी हुई हैं। अच्छा, उनकी शायरी को अगर देखा जाए या उनके तमाम
तो बड़ी वुसअत भी है और बड़ी गहराई भी है। मतलब उनके जो तमाम शेर हैं वो अगर आज भी आप उनको पढ़ें तो ऐसा लगता है कि वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। तो उनकी इतनी गहरी नज़र, उनकी फ़िक्र, उनकी सोच, इस हवाले से उनकी शायरी के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए मैं आपको बताऊँ, उनमें तनतना भी बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा तमतराख था, सुनते के बड़ा बोल्ड थे। और वो खुद के हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और ये जो उनका अंदाज था, और आप ये देखिए उनकी जिंदगी क्या थी, नहायत कस्मा पुरसी के आलम में उन्होंने जिंदगी गुजारी। फिर जो उनके शौक थे वो भी ऐसे थे कुर्सी में गुजार सकता है, लेकिन क्या उन्होंने कह दिया, क्या उन्होंने लिख दिया। फिर फारसी, उर्दू और फारसी दोनों में उन्होंने कलाम पहुंचाया। जी क्या वजह है? ये बताइएगा, जितने बड़े बड़े शोरा इस खत्ते में गुजरे हैं, इकबाल की अगर हम बात कर लें, गालिब साहब की तो बात हो ही रही है, ये लोग उर्दू के साथ साथ बल्कि इनका कलाम ज्यादा फारसी ज्यादातर। देखिए ना, उर्दू जो निकली है बतन से, वो अरबी और फारसी के बतन से पैदा हुई है। और उसमें क्योंकि लश्करी जबान कहलाती है, लेकिन फारसी के अल्फाज सबसे ज्यादा हैं। अरबी और फारसी के इतने ज्यादा अल्फाज हैं कि हमारा पूरा कौमी तराना फारसी। आप देखिए ना, उसका एक एक लफ्ज फारसी में है, लेकिन हमें लगता है ये उर्दू है। कोई लफ्ज आपको अजनबी नहीं लगता, फारसी में आपको अजनबियत नहीं लगती। और फारसी में इतनी शीरीनी और उस जबान में कुछ इतना हुस्न है कि जब आप उस शेर को पढ़े जो गालिब ने उर्दू में कहा है, फिर आप कोई फारसी का उनका तो आपको लगेगा कि हाँ, जिनकी मदर टंग फारसी है वहाँ पर इतने मतलब इस पाए के जितने हमने पैदा किए। देखिए आपको हैरत होगी कि अगर आप मदर टंग की बात करें तो फराज खैबर पख्तूनख्वा का शायर था, लेकिन क्या उसने उर्दू शायरी की है, ठीक है ना। ऐसे और बहुत सारे हमारे ऐसे शायर जिनकी मदर टंग वो नहीं थी। तो इस पे डिपेंड नहीं करता आपकी सोच क्या कह रही है। और जहाँ तक गालिब की आप बात कर रहे हैं, और उन्हीं के जो हम असर शौरा गुजरे हैं उस जमाने के, जो सब पाए के शौरा थे, और उनको पढ़ते पढ़ते हमने अपनी सारी तो मैं ये समझती हूँ कि इन शायरों की शायरी को सही मानों में अब हम निसाब में शामिल भी नहीं कर रहे हैं। हमारा अफसोस ये है कि हम उनकी शायरी के और आँख को नहीं शामिल कर रहे हैं, हम बच्चों को उस तरह उनकी शायरी नहीं, वरना बैतबाजियाँ होती थी, शेर याद किए जाते थे। और शेर से आपकी बात में शेर पढ़ते हैं तो आप कोई अच्छी मिसाल पेश करते हैं, तो शायरी से लोगों का शगफ भी नहीं रहा उतना आज की नस्ल का, क्योंकि हमारे निसाब में शायरी उस तरह शामिल नहीं है। बिल्कुल हमारे निसाब में शायरी को उस मोहब्बत से नहीं पढ़ाया जाता, उस प्यार से नहीं पढ़ाया जाता, उतनी कुर्बत नहीं पैदा की जाती बच्चों को के तौर पे या उसकी तशरीह के तौर पर दिया जाता है कि एक शेर के इतने 10 नंबर हैं तो 10 नंबर बच्चे का हासिल करना। आप सबसे अच्छा कौन सा शेर जो है वो पढ़ती हैं गालिब का? गालिब के मैं क्या अच्छा शेर सबसे अच्छा आपको लगता तो बड़ा अच्छा सा शेर है उनका, और उसके बड़े 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 माने हैं। रंग पैराहन